அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड अतिथि कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आशा है कि आज दक्षिण भारत हिंदी बाजार सभा के परीक्षार्थी ने परीक्षाएँ अच्छी तरह दी होंगी. आशा है कि सबके सब पहली श्रेणी में पास कर लेंगे. कल का जो है उसमें भी आप अच्छी तरह लिखना और पहली श्रेणी प्राप्त करना, यही मेरी ओर से आपके लिए बधाइयाँ हैं. भगवान से प्रार्थना है कि वे हमेशा आपके साथ रहें. और आज का कार्यक्रम है, जैसे कि मैंने कल कहा था, कारक चिन्ह में कुछ नई पहलुओं को मैं आपको बताने वाला हूँ. यहाँ पर जो कारक चिन्ह में संबंध कारक है का के की. का के की में से का के बारे में मैंने कल बताया था. अगला आने वाला शब्द अगर एक वचन पुल्लिंग हो तो का प्रयोग करना चाहिए. தன்னை அடுத்தொருகின்ற பெயர்ச்சொல் ஆண்பால் ஒருமையாக இருந்தால் का பயன்படுத்த வேண்டும். और अगला शब्द अगर स्त्रीलिंग हो तो उसके लिए की का उपयोग करना चाहिए. அடுத்தவங்க பெயர்ச்சொல் வந்து பெண்பாலாக இருந்தால் ஒருமையாக இருந்தாலும் பன்மையாக இருந்தாலும் की பயன்படுத்த வேண்டும். और अगला शब्द संज्ञा अगर पुल्लिंग बहुवचन हो तो के का प्रयोग करना चाहिए. அடுத்தவர்கள் பெயர்ச்சொல் ஆண்பால் பன்மையாக இருந்தால் के பயன்படுத்த வேண்டும் என்றான். नेत्रे சொல்லியிருக்கின்றேன். कल ही मैंने इसके बारे में कहा है. इसमें से एक छोटा सा सुधार है. क्या है? का के बाद आने वाले संज्ञा उसके साथ एक और कारक चिन्ह लगे हों तो पगला जो का है वो के में बदल जाएगा. காவை அடுத்தவரும் பெயர்ச்சொல்லை அடுத்து ஏதாவது ஒரு வேற்றுமை உருவு வந்தால் அந்த முன்னால் உள்ள கா என்பது கே என மாறிவிடும். இது முக்கியமானது. இதை நீங்கள் நன்றாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள். காவை அடுத்தவரும் பெயர்ச்சொல்லுக்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு வேற்றுமை உருவு வந்தால் அது அப்பொழுது கா என்பது கே என மாறி பயன்படுத்தப்படும். देखिए, राम का घर घर पुल्लिंग है का, ठीक है. और उसके बाद में ऐड होता है तो राम का घर में नहीं, राम के घर में, यही सही है. राम का घर में नहीं, राम के घर में. सीता का बेटा, ठीक है, सीता का बेटा ठीक है, लेकिन प्लस को ऐड करने से सीता का बेटा को नहीं, सीता के बेटे को, सीता के बेटे को. इस प्रकार और भी बहुत सारे. मेरा प्लस घर से, यहाँ से आने से मेरे घर से स्टेशन बहुत दूर है. यहाँ पर मेरा घर से नहीं, मेरे घर से स्टेशन बहुत दूर है. मेरे को आम चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को आम चाहिए, ये गलत है. मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए. यहाँ पर को का लोप होता है और उसके पहले मुझे बन जाता है. मुझे आम चाहिए. राम का घर में 5 कमरे हैं. राम का घर में 5 कमरे हैं. राम का घर ठीक है, उसके बाद में आ गया ना तो राम के हो जाता है. राम के घर में 5 कमरे हैं. राम के घर में 5 कमरे हैं. उसका बेटा को बुलाओ, उसका बेटा को बुलाओ. यहाँ पर को आने से उसका उसके बन गया, बेटा भी बेटे बन गया. उसके बेटे को बुलाओ, उसके बेटे को बुलाओ. ये व्याकरण अर्थ है. इनको आप अच्छी तरह समझ लें, तभी आप शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं. और बोलचाल में किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ यानी
गलतियाँ नहीं आएंगी। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ, शुद्ध हिंदी बोलिए। जहाँ तक हो सके 99% 99% प्रतिशत शुद्ध हिंदी में बोला कीजिए। आप जैसे प्रचारकों के भाषण सुनिए, बराबर सुनिए, और हम जिस प्रकार शब्दों का उच्चारण करते हैं और जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उसको आप पालन कीजिए, उसका आप पालन कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने के मैंने उसको बताया था, लेकिन आखिर असल में क्या है, उसका पालन कीजिए। तो अपने आप आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करना, बोलना आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण, कुछ सवाल आपको मैंने दिए हैं। क्या है? खाली जगह भरो। उस खाली जगह में कारक चिन्ह लगाओ और साथ ही साथ कारक का नाम भी बताओ। ये सवाल है, कारक का नाम भी बताओ। मैंने उदाहरण के लिए सिर्फ 5 वाक्य मैंने दिए हैं। आप इसी प्रकार के अनेक वाक्य अपने ओन में से, अपने ओन प्रयत्न में से आप बना करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जहाँ तक हो सके इस वीडियो को देखने के लिए 1 घंटे का प्रयोग करें, 1 घंटे का सदुपयोग करें, और इससे हो करके जो समय बचता है उसके उस समय आप, मैंने जो उदाहरण दिए हैं इसी प्रकार के अनेक उदाहरण आप भी बनाइएगा, और उसी के आधार पर शुद्ध व्याकरण, शुद्ध भाषा बोलने का ज्ञान और तरीका प्राप्त करने की कृपा करें। और अच्छा, माली डैश पौधों को पानी दिया। यहाँ से मैंने लिख दिया है क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं होने से नहीं लिखा है। अगर लाइव होगा तो मैं आपसे बताता और आपको देखता, मैं बताता कि वो डैश में क्या कौन सा शब्द भरना चाहिए। अच्छा, माली डैश पौधों डैश पानी दिया। தோட்டக்காரன் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றினான். அதாவது பாनी डालाன்னு போகக்கூடாது. சாதாரணமாக நான் பேசுகிறோம், शक्कर डालो, पानी डालो, சாம்பார் डालो, चटनी डालो. இந்த போடுறதுல டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். போடு, சாம்பார் डालो, शक्कर डालो. ये भाषा का अन्य भाषा से सीधा अनुवाद, डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ऐसा अनुवाद हमें नहीं करना चाहिए। हर भाषा के लिए अलग विशेषता होती है। हर भाषा की अपनी एक अलग विशेषता होती है। उस विशेषता को हमें बचानी चाहिए, उस विशेषता को मारना नहीं चाहिए, उसको मार करके हमें अनुवाद नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप गलत मत माने, मैं उदाहरण के लिए भी देखता हूँ। एक गरीब माँ है, ये गरीब औरत है, बहुत गरीब है, वो गरीबी का मारा है। तो गरीब अमीर के पास जाती है और पूछती है, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी गरीबी दूर करने का कोई रास्ता निकालिए, मैं उसी का पालन करूँगी। ऐसा वो प्रार्थना करती है। लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं मानता है। वो अमीर जो है, धनवान जो है, कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उससे कहता है, ஒரு பெண், ஆதரவற்ற பெண் வறுமையிலே வாடுகிறாள். அவள் அந்த ஊரில் உள்ள பெரிய பணக்காரனிடத்தில் போகிறாள். போய் அவரிடம், ஐயா, நான் வறுமையிலே வாடுகின்றேன், எனக்கு ஏதாவது நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள், அதன் மூலமாக என்னுடைய வறுமை நீக்கப்படட்டும், தயவுசெய்து எனக்கு உதவுங்கள் ஐயா என்று அவள் கேட்கிறாள், கெஞ்சி கேட்கிறாள். அனுநய வினய கர்த்தியே, மன்றாடி கேட்கிறாள், கெஞ்சி கேட்கிறாள். அதிலே
கேட்பதிலே ஒரு கிளைமாக்ஸான ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் அதற்கு மேலே வார்த்தை இல்லை என்று சொல்லும் வழக்கு சொல்லுக சொல்லிற் பயனுள்ள சொல் சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் என்பார் வள்ளுவர். எந்த ஒரு சொல்லை கூறினாலும் அதற்கு மேல் உயர்ந்த சொல் இல்லை என்னும் அளவுக்கு பேச வேண்டும் என்பார் வள்ளுவர். அதுபோல சொல்லுக சொல்லிற் பயனுள்ள சொல் என்பார். அது மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனையிலே கூட, ஒரு வேண்டுகோளிலே கூட, யாச்சகம் கேட்பதிலே கூட ஒரு கிளைமாக்ஸு வேர்டு இருக்கிறது. இது இருக்கிறது. அது மை ஆப்கே சாம்னே ஆஞ்சல் பசார்த்தி ஹூம் என்று ஒரு அபலை பெண், ஏழை பெண் கேட்பதாக அந்த நிகழ்ச்சி வருகிறது. என்ன சொல்கிறார்கள்? நான் தங்களுக்கு முன்னாலே மை ஆப்கே சாம்னே आंचल फैलाती हूँ, कृपा करके आप मेरी सहायता कीजिए. இது அந்த पैराग्राफ. वो लड़की उस अभिधनवा से प्रार्थना करती है कि मैं बड़ी गरीबी में फंसी हुई हूँ, कोई चारा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, इसलिए मुझे कुछ न कुछ सहायता कीजिए, ताकि मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकूँ. मैं आपसे आपके पाँव पड़ती हूँ, आपके पैरों पड़ती हूँ, और क्लाइमाक्स के रूप में आपके सामने आंचल फैलाती हूँ. आपके सामने आंचल फैलाती हूँ. இந்த வாக்கத்தை கவனிங்கள். मैं आपके सामने आंचल फैलाती हूँ. இப்போ हाथ फैलाना கையை விரிப்பது, பாவம் फैलाना பாதங்களை விரிப்பது, चादर फैलाना போர்வையை விரிப்பது, பலங்கு फैलाना படுக்கையை விரிப்பது. இப்படி அந்த பைலானா என்ற வார்த்தைக்கு விரிப்பது, பரப்பு என்று பொருளாகும். இங்கே விரிப்பு வைத்துக் கொடுங்கள். அந்த பெண் சொல்கிறாள், மை ஆப்கே சாம்னே ஆஞ்சல் பைலாத்தி ஹூம். இங்கே நம்மால் ஒருவர் டைரக்டாக அதை மொழிபெயர்த்தால் எப்படி பண்ணுவார்? நம்மை நான் ஆப்கே உங்களுக்கு, சாம்னே முன்னால், உங்களுக்கு முன்னாலே, ஆஞ்சல் முந்தானை, பைலாத்தியும் விரிக்கிறேன், நான் தங்களுக்கு முன்பாக முந்தானை விரிக்கிறேன் என்று அது பொருள்படும். டைரெக்டாக அப்படியே மொழிபெயர்ப்பு பண்ணாங்க. அது சரியான மொழிபெயர்ப்பா? எங்கேயோ பொருள்படும். அர்த்தம் வந்து அனர்த்தமாகிவிடும். ஆகையதான் மொழிபெயர்ப்பு சொல்லும்போது மிக கவனம் தேவை. ஒரு வகுப்பிலே ஒரு ஆசிரியர் சொன்னாராமா, உப்புமா ஊசி போச்சு, உப்புமா ஊசி போச்சு, இதை வந்து ஆங்கிலத்திலே நீ மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுங்க சொன்னாராமா. ஒரு பையன் சொன்னாமா, எழுதுனா சொன்னான். என்ன சொன்னா தெரியுமா? சால்ட் ஃப்ளார் நீடில் கான், சால்ட் ஃப்ளார் நீடில் கான் என்னமா. இரண்டாவது மொழிபெயர்ப்பு கேட்டாக்கா, உப்பு என்றால் சால்ட்டு, மாவு என்றால் ஃப்ளார், ஊசி என்றால் நீடில், போச்சுன்னா கான், சால்ட் ஃப்ளார் நீடில் கான் என்று எழுதானாமா. சொன்னானாமா. இது சரியானதா? இதுபோலத்தான் நம்மை ஆப்கே சாம்னே ஆஞ்சல் பைலாத்தி ஹூம் என்ற உள்ள இந்தி வாசகத்தை அப்படியே மொழிபெயர்த்தால், நான் உங்களுக்கு முன்னாலே முந்தானை விரிக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பெரிய அபத்தமான வார்த்தை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே சரியாக பண்ணிருக்க என்று நாம் வாதாடக்கூடாது. அங்கே என்ன வார்த்தை போகணும் தெரியுமா? அப்போ தான் அவரை ஈர்க்க முடியும், இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். நம்முடைய வார்த்தை கேட்பவருடைய மனதை இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டும். प्रभावित करना चाहिए. क्या करना चाहिए? मैं आपके सामने ஆஞ்சல் பைலாத்தி ஹூம் என்ற இந்த வார்த்தையை தமிழிலே நான் தங்களிடம் மடிப்பிச்சை கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் அழகான வார்த்தை. அதை கேட்ட மாத்திரமே அவன் மனதிலே கருணை உதயமாகிவிடும். தானாக அவன் நமக்கு உதவி செய்வான். நான் தங்களுக்கு முன்னாலே மடிப்பிச்சை கேட்கிறேன், நான் தங்களிடம் மடிப்பிச்சை கேட்கிறேன். மடிப்பிச்சை எழுகிறேன் சொல்லும் பொழுது தன்னறியாமல் அவன் மனதிலே கருணை உதயமாகும், அவன் உதவ மகிழ்வான். அதை தவிர்த்து விட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போனாக்கா இவ்வளோ பெரிய கருத்து தவறு ஏற்பட்டுவிடும். ஆகவே தான் அனுவாத் என்பது, மொழிபெயர்ப்பு என்பது மிக கடினமானது. ஆகவே மிக ஆராய்ந்து சொல்ல வேண்டும். ஒரு கத்தி நடப்பது போல. ஏனென்றால்
மற்ற மொழியை நாம் வந்து அவமானம் செய்யப்படுத்தக்கூடாது, மற்ற மொழியை நாம் இழிவுபடுத்தக்கூடாது, அது போன்ற சொற்களெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆகவே முடிந்த அளவுக்கு சிந்தித்து பார்த்து, பட்டுக்குட்டியார் பாடுவார், சிந்தித்து பார்த்து செய்கையை மாற்று, சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ, தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ, தெரிந்தும் தெரியாமல் நடந்திருந்தால் அது திரும்பவும் வராமல் பார்த்துக்கோன்னு பாடுவார். அதுபோல் தவறுகளை நாம் ஆரம்பத்திலேயே திருத்தி கொண்டு சரியாக நாங்கள் மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டும், மொழி மாற்றம் செய்ய வேண்டும். மொழி மாற்றும் போது மிக சாதாரண காரியம் அல்ல, எல்லோரும் அதை செய்ய முடியாது. அப்படி எனக்கு நிறைய அன்பர்கள் எனக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். அதன் காரணமாகத்தான் நான் இந்த ஒரு தலைப்பை எடுத்திருக்கிறேன். இது மேலும் தொடரும் என்பதையும் நான் தெரிவிக்கின்றேன். இங்கே பாருங்கள், மாலினே மாலி டேஷ் பௌதோவுக்கு பௌதோ டேஷ் பானி தியா. இங்கே பௌதோம் அதாலே வந்து அடுத்தால் போல ஒரு காரக் வருதுன்னு அர்த்தம். ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஹிந்தியிலே பொதுவாக சொல்லப்படுகிறது, छात्र और शिक्षक अध्यापक दोनों ये गलती करते हैं। क्या करते हैं, जो पुल्लिंग एक वचन शब्द है या स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन में वो करने से हो जाता है। लड़का என்றால் लड़कों, कुत्ता என்றால் कुत्तों, कपड़ा என்றால் कपड़ों, बिल्ली என்றால் बिल्लियों, लड़की लड़कियों, எல்லாமே யோம் போட்டுவிட்டால் அது பன்மை ஆகும் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது ஜெண்டர் மிஸ்டேக் ஆகும், அப்பட்டமான தவறு ஆகும். அதற்கென்று ஒரு முறை இருக்கிறது, அப்படிதான் அதை செய்யணும். ஆனால் ஓய் எப்படி விட்டால் ஒரு பெயர்கள் வந்து பன்மையாக இருக்கணும். किसी संज्ञा का बहुवचन में होना चाहिए, उसके बाद कोई कारक चिन्ह आवे तभी वो बनता है। अब देखिए, माली ने पौधे को पानी दिया, एक्चुअली माली ने पौधे को पानी दिया, इसका मतलब ये होता है तोटकारन सिडिक नीर उठिनान। लेकिन हमें हमें यहाँ क्या करना चाहिए, செடிகளுக்கு वहाँ पर पौधे का बहुवचन होना चाहिए। जब पौधा का बहुवचन पौधे, उसके बाद को आ गया ना, इसलिए वहाँ पौधे जो है पौधों बन जाता है। तो मालिक ने पौधों को पानी दिया, मालिक ने पौधों को पानी दिया। अच्छा, यहाँ पर ने का कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। पौधों को செடிகளுக்கு कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अपादान कारक है। और सीता ने माली ने पौधों को पानी दिया, ने कर्ता कारक है, को अधिकरण कारक है, सॉरी अपादान कारक है। सीता ने 100 रुपये का सामान खरीदा, सीता ने 100 रुपये का सामान खरीदा। सीता 100 रुपये के सामानகள் வாங்கினாள்। यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं, जी वहाँ पर 100 रुपया बहुवचन है ना, 100 रुपयों का क्यों नहीं बनाए, बना सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन रुपया जो होता है उसका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। 100 रुपये, 1000 रुपये, 1 रुपये, கோடி ரூபாய், கோடி ரூபாய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல, हम नहीं कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने रुपयों का सामान नहीं लिखा है। इस सकते कोई बात, कोई गलती नहीं है, फिर भी ऐसा नियम नहीं है। ये मैंने कहा था, ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு विशेषता है, हर भाषा की एक अलग विशेषता होती है, उसका पालन हमें करना चाहिए। ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது, அதை நாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும், கடைப்பிடிக்க வேண்டும்। यहाँ पर सीता ने 100 रुपये का सामान खरीदा, यहाँ पर ने कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। 100 रुपये का कौन सा कारक है, उड़य संबंध कारक है। इसलिए ने का मतलब कारक है, कर्ता कारक, और रुपये का कारक है, संबंध कारक। और तीसरा, शेर का गर्जन सुनकर लोग भय से कांप उठे, शेर का गर्जन सुनकर लोग भय से कांप उठे।
சிங்கத்தினுடைய கர்ஜனையை கேட்டு மக்கள் பயத்தால் நடுங்கி விட்டார்கள். यहाँ पर शेर का आना चाहिए। यहाँ पर का कौन सा कारक है? संबंध कारक है। गर्जन सुनकर लोग भय से, भयताल, कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? आल, कौन सा कारक है? हाथ से काम करते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक है। भय से काम होते। नदी के किनारे घास पर बैठ जाओ। नदी किनारे घास पर बैठ जाओ। नदी के किनारे ஆற்றினுடைய கரையில், நதியினுடைய கரையில். यहाँ पर के क्या है? संबंध कारक है। घास पर, पुलिन मीது, बैठ जाओ, उकादुड़। नदी के किनारे घास पर बैठ जाओ। पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। नदी के किनारे घास पर बैठ जाओ। यहाँ पर के संबंध कारक है। घास पर अधिकरण कारक है। सड़क पर केले के छिलके पड़े हैं। सड़क पर केले के छिलके पड़े हैं। சாலை மீது வாழைப்பழ தோல்கள் கிடக்கின்றன। सड़क पर यहाँ पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। केले के छिलके, के कौन सा कारक है? संबंध कारक है। सड़क पर केले के छिलके पड़े हैं। சாலை மீது வாழைப்பழ தோல்கள் கிடக்கின்றன। छिलके, तोल, वालेपड़ तोल। अच्छा, अभी माली ने पौधों को पानी दिया। ने कारक का कर्ता कारक, पौधों को अपादान कारक। सीता ने 100 रुपये का सामान खरीदा। ने कर्ता कारक, का संबंध कारक। शेर का गर्जन सुनकर लोग भय से कांप उठे। का संबंध कारक, भय से कारण कारक। और नदी के किनारे घास पर बैठ जाओ। नदी के संबंध कारक, घास पर अधिकरण कारक। सड़क पर केले के छिलके पड़े हैं। केले के छिलके, के संबंध कारक। अच्छा, और दूसरा एक अनुच्छेद है, इसको पूरा करना चाहिए और कारक का नाम भी बताना चाहिए। मेरे हाथ से नहीं लिखा है, आप अपनी ओर से आप कर सकते हैं। रवि डैश भूख लगी है। रविக்கு பசி எடுத்திருக்கிறது, இது வினை। और कू के लिए कौन सा कारक है? को। रवि को भूख लगी है, कौन सा कारक है? अपादान कारक है। सीता डैश रोटी खाई। सीता ने रोटी खाई। खाई क्या खाई? रोटी खाई। सीता ने रोटी खाई। ने कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। सीता ने रोटी खाई। ने कर्ता कारक है। गरीब डैश सेवा करो। गरीब डैश सेवा करो। गरीब की सेवा करो, क्योंकि सेवा स्त्रीलिंग है। ये गरीब की सेवा करो, ஏழைகளுக்கு உதவி செய்। ஏழைக்கு उदवी செய்। यहाँ पर गरीब की सेवा करो, की कौन सा कारक है? संबंध कारक है। राधा डैश भाई स्कूल से आया। राधा डैश भाई स्कूल से आया। राधा का भाई स्कूल से आया, क्योंकि भाई पुल्लिंग है। राधा का भाई, यहाँ पर राधा को नहीं लिखना चाहिए। राधा का भाई स्कूल से आया। कुछ लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं, राधा फेमस जेंडर है ना, यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए? राधा का भाई, राधा उस काके के बाद जो है, काके के टी के बाद जो है, उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए। डैश के बाद क्या है? भाई है। भाई क्या है? पुल्लिंग एक नहीं, इसलिए भाई को लिखना चाहिए। शुरू में आने वाला राधा जो है उसको नहीं दिखना चाहिए। राधा का भाई स्कूल से आया, का संबंध कारक। जहाँ पर उनको के डैश भगाओ, மிருகங்களை வயலை விட்டு துரத்து। के से इருந்து, जहाँ पर उनको के से भगाओ। यहाँ पर राधा का भाई स्कूल से आया, यहाँ से भी है। से क्या है? कौन सा कारक है?
कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपदा कारक, संप्रदान कारक, अपदा कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, यहाँ पर अपदा कारक। राधा का भाई स्कूल से आया, जानवरों को केस से भगाओ, केस से भगाओ। यहाँ पर से जो है, से कारक है। कौन सा कारक है? से इरुंद, चेर से अपदान कारक है, अपदान कारक है, अपदान कारक है। राधा जानवरों को केस से भगाओ, यहाँ पर केस से अपदान कारक है। इस प्रकार रवि को भूख लगी है, रवि को भूख लगी है, सीता ने रोटी खाई, गरीब की सेवा करो, राधा का भाई स्कूल से आया, जानवरों को केस से भगाओ, जानवरों को केस से भगाओ। रवि को भूख लगी है, को सीता ने रोटी खाई, रवि को संप्रदान कारक, सीता ने कर्ता कारक, गरीब की संबंध कारक, राधा का संबंध कारक, से अपदान कारक, जानवरों को करण कारक, सारे अपदा कारक, सारे संप्रदान कारक, जानवरों को खेत से भगाओ, खेत से अपदा कारक। इस प्रकार हमें यहाँ पर कारक चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। कारक चिन्ह जब सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं तब सर्वनाम का रूप परिवर्तन हो जाता है। அதாவது வேற்றுப்பொருள்கள் பிரதிப்பெயர்ச்சொல்லோடு சேர்கின்ற பொழுது பிரதிப்பெயர்ச்சொற்கள் உருவ மாற்றம் ஏற்படும். அந்த உருவ மாற்றத்தை நான் தங்களுக்காக தனியாக அனுப்புகிறேன். அதை பார்த்து மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். சர்வநாமம் கா ரூபாந்தர் கவிதைகளை, அதாவது பிரதிப்பெயர்ச்சொற்களுடைய உருவ மாறுபாடு, பிரதிப்பெயர்ச்சொற்களின் உருவ மாறுபாடு, सर्वनामों का रूपांतर, उर्व मारुबाड़। ये मैंने एक अलग तालिका बनाई है। वो तालिका मैं हर एक को अभी व्हाट्सएप द्वारा भेज दूँगा, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि वो बड़ी तालिका है, इसलिए पूरा बोर्ड में वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको प्रिंट कर लिया है, प्रिंट करके रखा है। उसे अब व्हाट्सएप द्वारा आपको भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा और उसका पालन कर लीजिएगा। दोबारा एक बार, माली ने पौधों को पानी दिया, सीता ने 100 रुपये का सामान खरीदा, शेर का गर्जन सुनकर लोग भय से कांप उठे, नदी के किनारे घास पर बैठ जाओ, सड़क पर केले के छिलके पड़े हैं, रवि को भूख लगी है, सीता ने रोटी खाई, गरीब की सेवा करो, राधा का भाई स्कूल से आया, जानवरों को केस से भगाओ, जानवरों को केस से भगाओ। इस प्रकार आप अपनी ओर से भी कुछ वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं और उसे इस प्रकार लिख करके फोन में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपका व्याकरणिक ज्ञान में बढ़ावा आ जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और आपको वो सर्वनाम का रूपांतर मैं अभी आपको व्हाट्सएप द्वारा भेजने वाला हूँ, उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। और जहाँ तक हो सके आप शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास कीजिए। आप हिंदी में बात करते रहिए, आप ये मत डरें कि व्याकरणिक अशुद्धियाँ हो जाएंगी तो लोग हम पर हंसेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप पहले बोलना सीखिए, बोलने की आदत लगा दीजिए। जैसे कि कोई गाड़ी चलाना आप सीखते हैं तो कई बार नीचे भी गिर जाते हैं,
कई बार नीचे गिर जाते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, लगातार चलाने की कोशिश करते हैं और अंत में उसमें हम सफल होते हैं ना। उसी प्रकार बराबर आप कोशिश करते रहिए और इसके द्वारा आप अपनी भाषा का ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान का विस्तार करें, विकास करें और साथ ही साथ शुद्ध हिंदी बोलने का अभ्यास भी लेते रहें। यही आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है। और कल के लिए जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी पढ़ना हो, उसे आज ही अच्छी तरह पढ़ लीजिए, लिख कर देखिए। मैं बार बार आपसे बताता हूँ, लिख कर देखिए, हर सवाल का जवाब लिखिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। लिखने से ही आपके मन में बैठेगा, रटने से नहीं बैठेगा। एक गांव में एक किसान, एक गांव में एक किसान, एक गांव में एक किसान, ऐसे रटने से कोई लाभ नहीं है। रटने का रटैंत नहीं चाहिए हमें। अपने पढ़ कर के अपने दिल में लगा लेनी चाहिए और साथ ही साथ लिख कर के लिखनी चाहिए, तभी हमारे दिल में वो पाठ जमेगा और कल उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में हम भर सकेंगे, उसमें आसान रहेगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अभी कल जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं उन सबके लिए मेरा आशीर्वाद। इसके साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक ஆர் சுந்தரராஜன், தமிழ்நாடு. இதேபோல் நாளை தேர்வு எழுதப் போகின்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அனைவரும் முதல் வகுப்பை தேர்ச்சி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றாக எழுதி ஒவ்வொரு எஸ்ஏவுக்கும் நீங்கள் தனி ஹெட்டிங் போட்டு எழுதணும். சின்ன சின்ன ஹெட்டிங் என்னுடைய கைடரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. சின்ன சின்ன ஹெட்டிங் போட்டு எழுதுங்க. அந்த பேராகிராஃப் சிறியதாக இருக்கட்டும், இது லாங்காக வேண்டாம், பெரிதாக இருக்க வேண்டாம். ஆகவே எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக சப்டைட்டில் போடுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்று கேட்டு நாளை அடுத்த ஒரு சிறந்த தலைப்பொழுதங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன். தன்யவாத், நன்றி. धन्यवाद, नंरी, धन्यवाद, नंरी, जय हिंद. Yes.